हेलो एंड वेलकम बैक टू सुपर 30 क्लासेस। एज यू नो हमारी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स चल रही थी और 10th क्लास की इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा था करेंसी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या मनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और लास्ट क्लास में हमने मनी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है मनी के बारे में उसके बारे में हमने देखा था कि एक्चुअली मनी क्या है, इसकी डेफिनेशन होती क्या है, मनी हम किसको कह सकते हैं, है ना। तो हमने इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी, मनी है क्या और इंडिया की जो करेंसी है, इंडिया की जो करेंसी है वो कौन सी है ना। और उसके बाद इंडिया की करेंसी का जो सिंबल है उसको सिंबल को किसने डेवलप किया, वो सारी बातें हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। क्लियर। आज की क्लास में हम बात करेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ करेंसी। आज की क्लास में हम बात करेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ करेंसी कि एक्चुअली इस करेंसी का जो ओरिजिन है वो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ। क्योंकि लास्ट क्लास जब हुई थी तब भी मैंने आपको बोला था कि आपको सोचना है, आपको पता करना है कि ये करेंसी क्यों आई, क्यों हमारा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इससे पहले जब हमारी करेंसी डेवलप नहीं हुई थी, जब हमारे पास कोई करेंसी नहीं थी, है ना, तब हमारा एक सिस्टम चलता था एक्सचेंज का। क्योंकि करेंसी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो एक सिस्टम चलता था एक्सचेंज का और वो सिस्टम था बार्टर सिस्टम। कौन सा सिस्टम था? बार्टर सिस्टम। और मैंने बताया बार्टर सिस्टम को हम गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज सिस्टम भी कह सकते हैं, है ना। गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज होता था। तो गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज सिस्टम में या बार्टर सिस्टम में कोई ना कोई लिमिटेशन थी, उस सिस्टम की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स थी, है ना। तो उन प्रॉब्लम्स के कारण, उन प्रॉब्लम से, है ना, उन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था हमें। तो उन प्रॉब्लम्स से हटने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए हमारे यहाँ करेंसी डेवलप हुई। तो सबसे पहले बात करेंगे उन प्रॉब्लम्स की कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिनके कारण हमें मनी को इन्वेंट करना पड़ा। देखिए, इन इंग्लिश लैंग्वेज करेंसी इज नॉन इज मनी। इंग्लिश लैंग्वेज में करेंसी को हम क्या कहते हैं? मनी कहते हैं। देखो अब डिफरेंस बता देता हूं चलो आपको मैं कि करेंसी और मनी में डिफरेंस क्या है। मनी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। मनी क्या है? एक कॉन्सेप्ट। बट हमारे हाथ में जो आता है, हम जिसको टच कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, है ना, जिसका एक फिजिकल फॉर्म होता है, जैसे कॉइन है, बैंक नोट से, उनको हम क्या कहते हैं? करेंसी कहते हैं। तो करेंसी तो एक फिजिकल फॉर्म होता है और मनी क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। मनी क्या हो सकती है? एक कॉन्सेप्ट। क्लियर। तो इन इंग्लिश लैंग्वेज करेंसी इज नॉन इज मनी। इंग्लिश में करेंसी को हम क्या कहते हैं? मनी कहते हैं। द टर्म मनी इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मोनेटा। कैसे ओरिजिनेट हुआ है? ये जो टर्म है मनी, ये मोनेटा वर्ड जो है लैटिन लैंग्वेज का, है ना, विच इज वर्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, जो कि लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है मोनेटा, उससे बना हुआ है। कौन सा वर्ड? मनी। द फर्स्ट करेंसी मिंट ऑफ रोम वाज स्टेबलाइज्ड इन द टेंपल ऑफ गॉडेस मोनेटा, है ना। जो फर्स्ट टाइम जो करेंसी बनी थी, है ना, फर्स्ट टाइम जो करेंसी बनी थी एक टेंपल में बनी थी, और टेंपल जो था रोम का, एक गॉडेस है रोम की जिनका नाम था मोनेटा। उनका नाम क्या था? गॉडेस का मोनेटा। तो उनकी टेंपल में फर्स्ट टाइम करेंसी बनाई गई, ऐसा कहते हैं, है ना। एंड ग्रेजुअली द टर्म मनी स्टार्टेड टू बी यूज्ड फॉर करेंसी इनकम। और उसके बाद क्या हुआ? मनी जो है वो वर्ड करेंसी के लिए कंटिन्यू यूज किया जाने लग गया। समझ में आ गया इसका हिस्ट्री। अब आगे देखें। इट इज बिलीव्ड दैट अलोंग विद चाइना इंडिया इज आल्सो इंक्लूडेड इन दोस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड व्हिच वर द फर्स्ट टू हैव इशूड कॉइन। इट इज बिलीव्ड दैट, देखो ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो चाइना के साथ, अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो चाइना के साथ इंडिया ने भी क्या किया था कि फर्स्ट जो है कॉइन्स इशू किए थे। अगर वर्ल्ड में देखा जाए, वर्ल्ड की अगर कंट्रीज की बात करें, नेशंस की बात करें वर्ल्ड में, तो चाइना के साथ इंडिया ने भी क्या किया था? कॉइन्स को इशू किया था। द हिस्ट्री ऑफ कॉइन्स इन इंडिया डेट्स बैक टू बिफोर क्रिश्चियन एरा। हाँ, इंडिया में अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए किसके? कॉइन्स की, तो क्रिश्चियन एरा से भी पुरानी है। कैसे पुरानी है? देखिए, सिल्वर कॉइन्स ऑफ मौर्यन पीरियड फाउंडेड ड्यूरिंग excavation are clear evidence of the fact that use of coins in India had started even before the Christian era. एक्चुअली क्या है कि आपने मौर्यन पीरियड देखा होगा, है ना। आप जब हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब आपके उसमें आएगा मौर्यन पीरियड, आपने पढ़ा भी होगा, और उसमें आप देखेंगे सम्राट अशोक, नाम सुना होगा आपने, किंग अशोक का, है ना। तो अशोक जो था उसके टाइम एक्चुअली क्या थे? सिल्वर कॉइन्स चलते थे। क्या चलते थे? सिल्वर कॉइन्स चलते थे। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया में जो है कॉइन्स जो है क्रिश्चियन एरा से पहले से ही इन्वेंट हो चुके। The first rupee in India was issued by Sher Shah Suri in 1540 to 45. एक्चुअली कहा जाता है कि इंडिया में जो फर्स्ट रुपीज है, हमारी जो करेंसी है वो क्या है? इंडिया की इंडियन रुपीज है। इंडिया की करेंसी क्या है? इंडियन नेशनल रुपीज। तो इंडियन नेशनल रुपीज को जो सबसे पहले किसने इशू किया था? फर्स्ट जो है फर्स्ट रुपीज को इशू किया था शेर शाह सूरी ने। किसने किया? शेर शाह सूरी ने। ध्यान रखिए, शेर शाह सूरी बहुत ही ग्रेट किंग था। इसने इंडिया में सबसे फर्स्ट रोड बनवाई थी, ग्रैंड ट्रंक रोड। आपने नाम सुना होगा, जीटीआर, ग्रैंड ट्रंक रोड, है ना।
तो ये वही थे फिर शेरशाह सूरी। आगे देखें, इट प्रेजेंट कॉइन्स विद डिमोनेटाइजेशन ऑफ 50 पैसा, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज एंड 10 रुपीज आर बीइंग इशूड इन इंडिया। इट प्रेजेंट टाइम में जो कॉइन्स है, देखो 50 पैसे से का तो कॉइन जो है वो डिमोनेटाइज हो चुका है, मींस बंद हो चुका है। अभी 1 पैसा, 2 पैसा, सॉरी 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज एंड 10 रुपीज का जो नोट्स है, जो करेंसी है, वो कॉइन्स जो है वो भी क्या है, चल रही है मार्केट में। क्लियर? अलॉन्ग विद दिस, इसी के साथ साथ बैंक नोट्स विद डिमोनेटाइजेशन ऑफ 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 500 रुपीज एंड 2000 रुपीज आर बीइंग इशूड। और इसके साथ साथ क्या है कि हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए कॉइन्स के साथ, तो अगर नोट्स की बात करें तो नोट्स में 10 रुपीज है, 20 रुपीज है, 50 रुपीज है, 100 रुपीज है ना। और इसके साथ साथ अभी देखा जाए न्यू तो 200 रुपीज भी चल रहा है, और 500 और 2000 रुपीज आर बीइंग इशूड, ये चल रहे हैं मार्केट। क्लियर? द प्रोडक्शन ऑफ बैंक नोट्स ऑफ 1 रुपीज, 10 रुपीज एंड 5 रुपीज हैज बीन डिसकंटिन्यूड, है ना। अभी एक्चुअली हुआ क्या है कि 1 रुपीज, 10 रुपीज एंड 5 रुपीज के जो नोट्स है उनका प्रोडक्शन नहीं होता, वो नोट्स बनाए नहीं जाते। पहले जो बन गए वही मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, यानी जो मार्केट में पहले है, अभी अवेलेबल है, आपने देखे होंगे 2 रुपीज के नोट देखे होंगे, 1 रुपीज देखे होंगे, 5 रुपीज चलता है अभी। तो उनके जो नोट्स हैं अभी मार्केट उनको जो है बनाते नहीं है गवर्नमेंट, जो पहले से मार्केट में अवेलेबल है वही चले आ रहे हैं। क्लियर? बट स्टिल इन सर्कुलेशन ऑन द 8 नवंबर 2016, आपने सुनी होगी ये डेट, बहुत से बच्चों को याद होगी, बहुत से लोगों को याद है। 8 नवंबर 2016 ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड डिमोनेटाइजेशन ऑफ 500 एंड 1000 रुपीज के जो नोट्स थे, उन नोट्स को क्या कर दिया, बंद कर दिया था, उनको डिमोनेटाइज कर दिया था, है ना। तो डिमोनेटाइजेशन होता क्या, सबसे पहले बात कि नोट जो है, हमने देखा कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने, आपने सुना होगा डिमोनेटाइजेशन। तो डिमोनेटाइजेशन होता क्या है, तो डिमोनेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अबोलिशिंग द लीगल टेंडर ऑफ प्रिवेलिंग करेंसी एंड रिमूविंग इट फ्रॉम सर्कुलेशन। डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, एक डिमोनेटाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या होता है, करेंसी का जो लीगल टेंडर है, करेंसी का जो लीगल टेंडर होता है उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव किया जाता है सर्कुलेशन से। दैट मींस करेंसी जो सर्कुलेशन में है उसको बंद कर दिया जाता है। क्लियर? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एजुकेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी का एक प्रोग्राम चलाया है गवर्नमेंट ने, किस लिए चलाया है कि लोगों को इसकी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो आरबीआई है, उसने प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी चलाया। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, ध्यान रखें कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए आरबीआई ने जो प्रोग्राम चलाया है उसका नाम क्या है, उसका नाम ध्यान रखें, प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी एक प्रोग्राम चलाया है। क्लियर? आगे देखें, इट एम्स एट providing information regarding the central bank. It aims at providing information regarding the central bank and common banking concepts to target groups. Actually इसका एम क्या है, ये जो प्रोजेक्ट चलाया इसका एम क्या है, तो प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, क्या करना है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, किसके बारे में, सेंट्रल बैंक के बारे में। अब सेंट्रल बैंक कौन सा, जो रिजर्व बैंक है हमारा इंडिया का, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक। अब रिजर्व बैंक होता है क्या, मैंने आपको पहले भी बताया था शायद रिजर्व बैंक के बारे में, कि रिजर्व बैंक एक ऐसे इंस्टीट्यूट है ना, एक ऐसा बैंक है जो सारे बैंक्स पर कंट्रोल करता है। फर्स्ट, इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उन सभी बैंक को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कोई नया बैंक स्टेबलाइज करना है तो उसकी परमिशन इशू करता है ना। तो ये सारा काम होता है रिजर्व बैंक का। और इसके अलावा अगर सबसे मेन वर्क देखा जाए रिजर्व बैंक का, तो सबसे मेन वर्क है जो मनी है ना, जो बैंक नोट्स है, उन बैंक नोट्स को इशू करना। क्या करना, बैंक नोट को इशू करना। क्लियर? आगे देखें, If we want to gain expense knowledge about the financial system, we can visit the website, है ना। अगर हमें और इसके बारे में और ज्यादा नॉलेज लेना है तो आप ये आरबीआई की जो वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। This is a very effective and attractive step taken by the Reserve Bank of India to provide financial literacy. एक बहुत ही अच्छा स्टेप है रिजर्व बैंक का, जिससे क्या हो सके, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड कर सके, फाइनेंशियल एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड की जा सके। क्लियर? आगे देखें, many interesting films, games and comics associated with the Indian financial system are available on this website. इस वेबसाइट पर अगर आप एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी गेम्स हैं जो फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी कॉमिक्स अवेलेबल होगी, है ना, और बहुत सारी मूवीज जो है इस पर अवेलेबल है, जो कि आपको क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम के लिए आपको एजुकेशन प्रोवाइड करती है। The reliability of information and knowledge available here are outstanding. इस पे जो नॉलेज अवेलेबल है वो बिल्कुल रिलायबल है, बहुत ही इजीली एक्सेस किया जा सकता। ये तो बात हुई बिल्कुल बेसिक बातें देखी हमने आरबीआई के बारे में, कौन कौन से नोट्स इंडिया में चलते हैं, डिमोनेटाइजेशन क्या होता है।
क्लियर। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ करेंसी कि करेंसी कैसे डेवलप हुई। ध्यान रखिए यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब देखें, in context to birth and development of currency, some scholars believe that some individuals had not invented the currency. एक्चुअली करेंसी के जन्म बर्थ के बारे में बताते हैं कि ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसने करेंसी को ना बर्थ जिसने करेंसी को बनाया हो, है ना। some scholars believe that some individual has not invented the currency, किसी इंडिविजुअल ने करेंसी को इन्वेंट नहीं किया है। the invention of currency is just a matter of coincidence, करेंसी का इन्वेंशन कैसे हुआ है, एक जस्ट कोइंसिडेंस से अचानक करेंसी का इन्वेंट हो चुका था। आगे देखें, अर्लियर बार्टर एक्सचेंज सिस्टम टुक बर्थ एंड देन करेंसी वाज डेवलप्ड। सबसे पहले, इससे पहले कौन सा सिस्टम चलता था, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम चलता था, गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज सिस्टम चलता था, और उसके बाद क्या इन्वेंट हुई, करेंसी इन्वेंट हुई, करेंसी डेवलप हुई। ऑन द अदर हैंड वेरियस स्कॉलर्स बिलीव दैट ड्यू टू द प्रॉब्लम एक्सिस्टिंग इन द बार्टर एक्सचेंज मैनकाइंड डेवलप्ड करेंसी इन ऑर्डर टू मेक एक्सचेंज इजी। अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि बार्टर सिस्टम में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स जनरेट हो चुकी थी, कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट हुई थी, इसलिए मैनकाइंड ने, ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, करेंसी को डेवलप किया। किसके लिए, एक्सचेंज को इजी बनाने के लिए। दैट मींस बार्टर सिस्टम का जो एक्सचेंज था वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा था, बार्टर सिस्टम में कोई ना कोई लिमिटेशन थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, इसके कारण हमने क्या किया, करेंसी को डेवलप किया। आगे देखें, however, whatever may be the reason for invention of currency, all the scholars accept this fact that the first phase of bringing currency in its present form was barter exchange system itself. एक्चुअली कहा जाता है कि चाहे कुछ भी रीजन हो रहा हो, कोई भी रीजन रहा हो कि करेंसी कैसे इन्वेंट हुई है, लेकिन इसका अगर मेन रीजन माना जाए तो मेन रीजन यही है कि इससे पहले बार्टर सिस्टम चलता था और बार्टर सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई तो हमें क्या करना पड़ा, करेंसी को इन्वेंट, करेंसी को डेवलप करना पड़ा। अब बात आती है सबसे मेन पॉइंट की, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है सुन ले। फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम होता क्या है। सेकंड आपसे पूछा जाएगा कि इस बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, है ना, इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है हमें फेस करनी पड़ रही थी, जिसके कारण हमें क्या करना पड़ा, करेंसी को डेवलप करना पड़ा। क्लियर। अगर आपको बार्टर एक्सचेंज सिस्टम समझ में आ गया, इसकी प्रॉब्लम समझ में आ गई, तो आपको करेंसी का डेवलपमेंट जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आप, in this system goods and services are exchanged in direct form, direct through other goods and services। इस सिस्टम में क्या होता था कि जो गुड्स एंड सर्विसेज जो एक्सचेंज होती थी, किससे होती थी, अदर गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जांपल से समझाओ, आप मार्केट में गए, आपको किसी थिंग की जरूरत है, माना आपको नोटबुक चाहिए, आपको क्या चाहिए, नोटबुक चाहिए। आप मार्केट गए, शॉपकीपर से आपने नोटबुक मांगी, शॉपकीपर आपको नोटबुक दे देगा, क्लियर। और उसके एक्सचेंज में आप क्या दोगे, उस नोटबुक की कोई वैल्यू पे करोगे, है ना, दैट मींस कुछ मनी उसको पे करो। ये तो होता है जब करेंसी हमारे पास है। लेकिन अब सोचें, अगर हमारे पास करेंसी नहीं थी, जब बार्टर सिस्टम में करेंसी इन्वेंट नहीं हुई थी, करेंसी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तब एक्सचेंज कैसे हुआ। तो उस टाइम एक्सचेंज करने के लिए, है ना, जैसे कि मेरे को क्या चाहिए, नोटबुक चाहिए, तो मैं, आपको नोटबुक चाहिए, मुझे चाहिए, किसी को भी चाहिए, हम क्या करते, मार्केट जाते और सबसे पहले हम क्या लेते, नोटबुक तो ले लेते, बट उसके एक्सचेंज में हमें क्या देना पड़ता, क्योंकि मनी तो थी नहीं, उसके एक्सचेंज में हमें कोई ना कोई गुड्स या कोई प्रोडक्ट जो है सामने वाले पर्सन को देना होता। क्लियर हो गया। तो बार्टर सिस्टम में जो एक्सचेंज होता था वो कैसे होता था, गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज होता था। आगे देखिए, इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम हैज नाउ बिकम हिस्ट्री, है ना। ये एक्चुअली हमारे लिए क्या बन चुका है, अब हिस्ट्री का मैटर बन चुका है, क्योंकि अब एक प्रेजेंट टाइम में ये नहीं चलता है। नेक्स्ट देखिए, problems associated with the double coincidence of funds existed in barter exchange system। ये सबसे मेन बात है। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, कि द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। देखिए ध्यान रखिए, इस पॉइंट को नोट आउट कर दे, डबल कोइंसिडेंस, है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस की। अब डबल कोइंसिडेंस होता क्या है, सुनिए आप ध्यान से। आप मार्केट गए, बार्टर सिस्टम की ही बात कर रहा हूं, करेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखें। अब आप मार्केट गए, सुने एग्जाम्पल ध्यान से सुने, आपके पास माना बहुत सारे पेन्स हैं, आपके पास क्या अवेलेबल है, बहुत सारे पेन अवेलेबल है, और आपको जरूरत है नोटबुक की। किसकी जरूरत है, नोटबुक। बार्टर सिस्टम में चल रहे हैं, ऐसा मत करेंसी के बारे में सोचना, ठीक है। आपके पास बहुत सारे पेन्स अवेलेबल है और आपको करेंसी नोटबुक की जरूरत है, तो आप सबसे पहले एक ऐसे पर्सन को फाइंड आउट करेंगे। जब बार्टर सिस्टम था तो उसमें हमें एक ऐसे पर्सन को फाइंड आउट करना पड़ता था जिसके पास क्या हो, बहुत सारी नोटबुक्स हो और वो पेन लेने के लिए रेडी। दैट मींस आपको एक सामने वाले ऐसे पर्सन को सर्च करना पड़ता था जो कि आपकी पेन्स को ले ले और उसके रिटर्न में आपको क्या दे दे, नोटबुक दे दे, क्योंकि करेंसी तो है नहीं,
है ना। तो सबसे पहली चीज आपको एक ऐसे पर्सन को फाइंड आउट करना था, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि ऐसे पर्सन को ढूंढना, ऐसे पर्सन को सर्च करना, ऐसे पर्सन को फाइंड करना कि जिसके पास क्या हो, देने के लिए पेन्स हो, देने के लिए नोटबुक्स अवेलेबल हो और वो पेन लेना चाहता हो। ये डबल कोइंसिडेंस हो गया। दोनों में क्या होना चाहिए, कोइंसिडेंस, डबल कोइंसिडेंस होना कंपल्सरी था। अगर जब तक हमें ऐसा पर्सन नहीं मिल पाता, हम एक्सचेंज नहीं कर पाते, हमें सामने वाला ऐसा पर्सन होना जरूरी होता था। सबसे पहली प्रॉब्लम समझ में आ गई। फर्स्ट प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की, फर्स्ट लिमिटेशन जो है मैंने आपको बता दी, कौन सी है, डबल कोइंसिडेंस वाली प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखें, double coincidence of wants means that the item which one individual wants to sell should be required by another individual who want to possess the item which is required by the first individual। अभी मैंने आपको समझा दिया कि डबल कोइंसिडेंस का मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो आप प्रोडक्ट जो आप सेल करना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं, उसको परचेज करने वाले पर्सन को आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, ऐसे पर्सन को आपको सर्च करना पड़ेगा। This rare condition of double coincidence of wants was mandatory in barter exchange system। और ये barter exchange system में ये कंपल्सरी था, क्योंकि अब आपको क्या करना है, आपको तो नोटबुक लेनी है, तो आपको सबसे पहले ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ता था बार्टर सिस्टम में जो नोटबुक देने के लिए रेडी हो और उसके रिटर्न में क्या लेना चाहे, वो पेन लेना चाहे। तो आप माना एक पर्सन के पास गए, वो नोटबुक देने के लिए तो रेडी है बट उसको पेन नहीं चाहिए, तब एक्सचेंज नहीं हो पाता। ऐसी कंडीशन में एक्सचेंज नहीं हो पाता, क्यों, कि वहां पर डबल कोइंसिडेंस जो है इक्वल नहीं होता था। तो फर्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम आल्सो लेक्ड अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। देखो, एक मेजर, स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू क्या होता है, ये भी बार्टर सिस्टम की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने बताई डबल कोइंसिडेंस की, सेकंड बताई स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू क्या होता है, आप मार्केट में गए आज, है ना, एट प्रेजेंट टाइम जब करेंसी चल रही है, आप मार्केट में गए, नोटबुक लेने गए, तो उस नोटबुक की वैल्यू क्या है, उस नोटबुक के एक्सचेंज उसकी वैल्यू क्या है, 50 रुपीज, है ना। आपने मार्केट से नोटबुक ली और आपने कितने रुपए दिए उसके, 50 रुपीज दे दिए। दैट मीन्स की वैल्यू क्या हुई नोटबुक की, 50 रुपीज के इक्वल हो गई। क्या ऐसा बार्टर सिस्टम में फिक्स होता था क्या, बार्टर सिस्टम में ऐसा फिक्स होता था क्या? आज आप मार्केट में गए, आपने राजस्थान से कोई नोटबुक परचेज की, उसकी 50 रुपीज, आप गुजरात चले गए, उसके भी 50 रुपीज ही होंगे। और आप कहीं चले जाए, जो इसकी जो उसको मेजर करने की जो वैल्यू है वो सब जगह सेम है इंडिया में, जहां पर रुपीज चलता है इंडियन रुपीज, वहां पर सबकी सब जगह कैसी होगी, सेम होगी। क्लियर। बट ऐसा बार्टर सिस्टम में अवेलेबल होता था क्या? बार्टर सिस्टम में ऐसा अवेलेबल नहीं था। क्लियर। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज होता था। अब वहां पर आपको माना, आपको क्या, आपको जो है राइस परचेज करने, क्या करने हैं, राइस परचेज। तो एक शॉपकीपर, एक पर्सन जो राइस को सेल करना चाहता है ना, और क्या लेना चाहता है वो, उसके रिटर्न में माना गेहूं लेना चाहता है, तो उसके लिए उस राइस की वैल्यू क्या होगी, उस गेहूं के बराबर होगी। क्लियर। और एक पर्सन जो राइस के एक्सचेंज में नोटबुक लेना चाहता है, उसके लिए राइस की वैल्यू क्या होगी, उस नोटबुक के इक्वल। दैट मीन्स जो वैल्यू है उसका, जो स्टैंडर्ड मेजर जो है, स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू, वो फिक्स नहीं था, वो बार बार चेंज होता था। बार बार क्या हो जाता था, चेंज होता था। क्लियर। In this system, collection of money or wealth or transfer of money was also very inconvenient। सेकंड प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दी, स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। थर्ड प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की, कलेक्शन ऑफ मनी और वेल्थ। हम जो है मनी को कलेक्ट नहीं कर पाते थे। जैसे एट प्रेजेंट टाइम में आपके पास, जैसे आपकी इनकम माना 10,000 रुपीज, कितनी है, 10,000 रुपीज, और आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है 5,000 रुपीज, तो आप क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जो 5,000 सरप्लस है उसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं था। बार्टर सिस्टम में हम जो करेंसी ही नहीं थी, तो उन गुड्स को सेव करके नहीं रख सकते थे। अगर आप उन गुड्स को सेव करके रखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनकी वैल्यू जो है जीरो हो जाती है और वो किसी काम के नहीं थे। तो थर्ड प्रॉब्लम है कलेक्शन ऑफ मनी, द प्रॉब्लम ऑफ कलेक्शन ऑफ मनी और वेल्थ। और सेकंड देखें नेक्स्ट है इसी के अंदर, और ट्रांसफर ऑफ मनी वाज आल्सो वेरी इनकन्वीनियंट। और जो मनी है वो ट्रांसफर भी नहीं हो पाती, मनी ट्रांसफर भी नहीं हो पाती। आज आपके फ्रेंड ने, माना वो कहीं और कंट्री में रहता है या किसी और स्टेट में रहता है, किसी और सिटी में रहता है, उसने आपसे कॉल किया कि मुझे इतने रुपए की जरूरत है, मुझे इतने पैसे चाहिए, तो आप क्या करते हैं, हाथों हाथ अपना फोन निकाला और तुरंत मनी क्या करते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन क्या बार्टर सिस्टम में ऐसा ट्रांसफर पॉसिबल था? क्या बार्टर सिस्टम में यहाँ से गेहूं सीधे ट्रांसफर हो जाते थे क्या, है ना, या कोई और प्रोडक्ट यहाँ से ट्रांसफर हो सकता था क्या आपके फोन से? नहीं हो सकता था।
तो हम बार्टर सिस्टम की नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो ट्रांसफर की प्रॉब्लम है। इसमें मनी जो है ट्रांसफर नहीं हो पाती थी, उसकी वैल्यू जो है ट्रांसफर हम नहीं कर सकते थे। क्लियर? ट्रांसफर ऑफ मनी और वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ गुड्स वाज वेरी रिस्की। इसके जो है इसको ट्रांसफर करना बहुत ही रिस्की होता था। इन बार्टर एक्सचेंज अनदर मेजर प्रॉब्लम which arose was in the context to indivisible goods। अब देखो बार्टर सिस्टम में सबसे और मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो गुड्स ऐसे हैं जो इंडिविजिबल है, जैसे कि मेरे पास माना एक काऊ है, मैं उस काऊ को क्या करना चाहता हूँ, गाय है, उस गाय को बेचना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? बेचना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ। और मुझे जरूरत किसकी है? माना मुझे जरूरत है शुगर की। किसकी जरूरत है? शुगर की, है ना, क्योंकि हम बार्टर सिस्टम की बात कर रहे हैं। मेरे पास एक काऊ है और मुझे जरूरत है किसकी? शुगर की। तो मुझे शुगर चाहिए माना 1 kg। कितनी चाहिए? 1 kg। अब मैं सामने वाले पर्सन के पास गया, किसी एक पर्सन के पास जो शुगर को तो देना चाहता है, अब मैं उससे शुगर तो ले लूंगा 1 kg। अब 1 kg शुगर के चक्कर में क्या आपने पूरी काऊ दूंगा? क्या उसको पूरी गाय उसको दे दूंगा? तो वो तो महंगी ही होगी। दैट मीन्स हम जो है प्रोडक्ट जो है उनको डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि गाय को काट के उसका 1 kg के इक्वल जो पर्सन है उसको जो है ना वैल्यू जो है उसको दे दे। दैट मीन्स वो जो पीछे बचा वो किसी काम का नहीं है। तो इस बार्टर सिस्टम में जो प्रॉब्लम थी वो इंडिविजिबिलिटी की थी। हम जो प्रोडक्ट है उसको डिवाइड नहीं कर पाते थे। क्लियर? इफ एन इंडिविजुअल possessed a horse and he wished to purchase a ship। अगर एक पर्सन हॉर्स लेना चाहे, है ना, और वो क्या एक पर्सन जिसके पास एक हॉर्स है ना, देखें बार्टर सिस्टम की बात करें, एक पर्सन जिसके पास एक हॉर्स है एंड ही विश टू परचेज अ शिप, और जो क्या परचेज करना चाहता है? एक शिप परचेज करना चाहता है, बेड़। ठीक, इफ सच गुड्स वर डिवाइडेड, अगर इस गुड्स को, इस हॉर्स को डिवाइड कर दिया जाए, देन दिस वुड लूज देयर एंटायर इंपॉर्टेंस। जिससे क्या होगा? इसकी पूरी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, वो किसी काम का नहीं रहेगा। ड्यू टू दिस लिमिटेशन इन बार्टर एक्सचेंज सिस्टम इट वाज रिनाउंस्ड एंड मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम वाज एडॉप्टेड। इन सारी प्रॉब्लम्स के कारण, इन सारी लिमिटेशंस के कारण हमें क्या करना पड़ा? करेंसी को जो मॉनेटरी जो है एक्सचेंज सिस्टम है उसको अडॉप्ट करना पड़ा, इसको डेवलप करना पड़ा। समझ में आ गई बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन, बार्टर सिस्टम की सारी प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने बताई द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस, पहली प्रॉब्लम। क्लियर? फर्स्ट प्रॉब्लम बताई द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। सेकंड बताई, है ना, सेकंड बताई लेक ऑफ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू, है ना, उसका स्टैंडर्ड मेजर नहीं था। फिर बताया कलेक्शन ऑफ मनी इज नॉट पॉसिबल, करेंसी कलेक्शन नहीं होता था, सेविंग नहीं हो पाती थी, ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। और प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजिबली, है ना, जो प्रॉब्लम है गुड्स और प्रोडक्ट सर्विसेज को हम डिवाइड नहीं कर सकते थे। क्लियर? तो ये सारी बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन थी। अब इन बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस को देखते हुए हमने क्या किया? करेंसी को, हमने मनी को इन्वेंट किया, करेंसी को, मनी को डेवलप किया। तो सबसे फर्स्ट जो करेंसी डेवलप हुई वो थी मेटालिक करेंसी। सबसे फर्स्ट कौन सी करेंसी डेवलप हुई? मेटालिक करेंसी। देखें आप मेटालिक करेंसी रिप्लेस्ड गुड्स करेंसी। जो पहले गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज सिस्टम होता था उसकी जगह हमने क्या किया? एक मेटालिक करेंसी को इन्वेंट किया, है ना। इन द बिगिनिंग मेटालिक गुड्स एंड मेटालिक पीसेज वर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। स्टार्टिंग में क्या हुआ? जब बार्टर सिस्टम के बाद की बात कर रहे हैं उस टाइम क्या हुआ कि जो मेटल से गुड्स हैं, है ना, मेटालिक गुड्स एंड मेटालिक पीसेस वर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। करेंसी की फॉर्म में मेटल के जो पीस है उनको यूज किया जाता था। आफ्टर दीज वर स्टैम्प्ड एंड देयर वैल्यू वाज इंक्रीज्ड ऑन देम। और उसके बाद क्या किया गया? इनको स्टैम्प्ड कर दिया गया, इनके ऊपर सील लगा दी गई, जिससे क्या हुआ? इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी। इट इज बिलीव्ड दैट द यूज ऑफ मेटालिक कॉइंस स्टार्टेड इन चाइना। और ऐसा माना जाता है कि मेटालिक कॉइंस का जो यूज है स्टार्ट कहाँ हुआ था? चाइना, इंडिया एंड इजिप्ट में। ट्रांसफर ऑफ मेटालिक करेंसी वाज डिफिकल्ट। इस मेटालिक करेंसी का ट्रांसफर जो था वो डिफिकल्ट था। अगर देखा जाए तो सबसे फर्स्ट अगर मेटालिक करेंसी बनी तो उसमें सिल्वर और गोल्ड थे, सिल्वर और गोल्ड थे। और सिल्वर और गोल्ड एक प्रीशियस मेटल होते हैं। कैसे मेटल होते हैं? प्रीशियस मेटल। तो इसके लिए लोग क्या करने लगे? इनकी सेविंग करने लग गए, लोग इनकी सेविंग करने लग गए, है ना। देयर प्रोडक्शन वाज एक्सपेंसिव। और इनका प्रोडक्शन जो था, इनको बनाना वो भी क्या था? महंगा पड़ता था। एंड इट वाज नॉट पॉसिबल टू फुलफिल द इंक्रीज्ड रिक्वायरमेंट ऑफ करेंसी थ्रू मेटालिक करेंसी। और ऐसा पॉसिबल नहीं था कि जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम मेटालिक करेंसी को अवेलेबल करवा दें। क्लियर हो गया? तो सबसे फर्स्ट डेवलप जो हुई वो मेटालिक करेंसी थी। आफ्टर दैट मेटालिक करेंसी में भी कुछ प्रॉब्लम आई। हम सिल्वर का मेटालिक करेंसी, सिल्वर करेंसी बना रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो मेटल का स्टोर है वो धीरे धीरे क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या किया? इस पेपर करेंसी को इन्वेंट किया। मेटालिक करेंसी के बाद किसको इन्वेंट किया? पेपर करेंसी को। देखें, ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ मेटालिक करेंसी पेपर करेंसी वाज डेवलप्ड। मेटालिक करेंसी की कुछ लिमिटेशंस थी और इसके कारण हमने क्या किया?
पेपर करेंसी को डेवलप किया। पेपर करेंसी इज फ्री फ्रॉम ऑल दोस प्रॉब्लम्स व्हिच एक्सिस्टेड इन मेटालिक करेंसी। और पेपर करेंसी जो थी वो मेटालिक करेंसी की सारी प्रॉब्लम्स को पेपर करेंसी ने क्या कर दिया, दूर कर दिया, उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। प्रोडक्शन ऑफ पेपर करेंसी इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड इट्स ट्रांसफर इज आल्सो इजी। इसका प्रोडक्शन जो था वो बहुत इजीली होता था, है ना, और इसका ट्रांसफर भी हम इजीली कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर करेंसी कैन बी इजीली इंक्रीज इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स इंक्रीजिंग डिमांड। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है इसकी अवेलेबिलिटी जो है उसको भी इंक्रीज किया जा सकता है। इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ करेंसी, क्रेडिट करेंसी एंड नियर करेंसी हैज सरपास्ड पेपर करेंसी टू प्ले द रोल ऑफ करेंसी इन प्रेजेंट टाइम। और एट प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए, प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो करेंसी का जो नया डेवलपमेंट हुआ है, जो नई करेंसी इन्वेंट हुई है वो है क्रेडिट करेंसी और नियर करेंसी। अभी देखते हैं आप ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकता है ना, वर्चुअल जो मनी है अभी आप देख रहे हैं वर्चुअल मनी, है ना, आप बहुत सारे यूपीआई सिस्टम देखते होंगे जिसमें हम करेंसी को बिना हाथ लगाए हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, है ना, इसका फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। वी विल स्टडी अबव ऑल दिस इन हायर क्लास। उन सभी के बारे में हम जो है हायर क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमने देखा बार्टर सिस्टम होता क्या है, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, है ना, तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में हमने डिस्कस किया। और उसके बाद बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने सबसे फर्स्ट मेटालिक करेंसी को यूज किया। और मेटालिक करेंसी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने किसका यूज किया, पेपर करेंसी का। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।